Hello students and welcome to my channel DNT English classes. Well, in today's video we are going to cover full chapter of class 10 footprints without feet English chapter 9 भोली. Well, आज हमारा चैप्टर जो क्लास 10 का है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जैसे कि मैंने कहा भोली चैप्टर टाइटल है. भोली का क्या मीनिंग हो सकता है? व्हाट डज भोली मीन? एक्चुअली दिस भोली इज अ हिंदी वर्ड. भोली का मतलब वन हु इज वेरी सिंपल, वन हु इज सो इनोसेंट दैट एनीवन कैन बी फूल हिम और हर. तो सिंपल का मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा डेवलप्ड ब्रेन नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लेवर नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, वाइज नहीं है, एंड इन एवरी रिस्पेक्ट वन हु इज सिंपल कैन बी सेड एज भोली. उसे आप भोली कह सकते हैं. वेल, फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज निग्लेक्टेड एट होम. इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि भोली को बचपन से ही उसके घर के लोग उसे तिरस्कार, निग्लेक्ट करके रखते थे. ये स्टोरी का पार्ट होगा कि वाई शी वॉज निग्लेक्टेड एट होम एंड वाई डिड हर मदर, वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर. Did Voli measure up to her teachers' expectations? इसमें हम लोग पढ़ेंगे. इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम हम लोग देखेंगे आफ्टर दिस चैप्टर, एज व्हाट इज द रोल मॉडल ऑफ अ टीचर. एक टीचर का क्या रोल हो सकता है, या फिर हमें एक दूसरा भी इंपॉर्टेंट थीम देखने को मिलेगा एज व्हाट इज द रियल पेरेंटिंग. ये माता पिता का क्या कर्तव्य होता है टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, टुवर्ड्स देयर सन एंड डॉटर. ये होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स का होता है कि हम बच्चे की किस तरह से अपब्रिंगिंग करते हैं. उसकी जो चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है दैट इज 100% टेकन केयर बाय पेरेंट्स. तो इसमें हम वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम देखने वाले हैं, जो बिकॉज ऑफ निग्लिजेंस ऑफ पेरेंट्स एक बच्चे को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, और फिर एक टीचर के बहुत ज़्यादा कोशिश करने से हम बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में इस भोली के अंदर में वो चीज़ देखेंगे. और एक बहुत फिर ख़ास एक जो हमारे समाज के अंदर में जो कुछ एविल्स हैं उसको भी हम देखेंगे, जैसे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स में हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उस चीज़ को भी हम देखेंगे इस चैप्टर में. साथ में हमारा जो राइटर हैं वो एक मेन थीम को और इसमें ऐड कर दिए हैं, that is the girls education. We'll see that how important is girls educations, and overall we are going to see in this Bholi as what is the total impact of family on children. So everything will be very clear, सब कुछ साफ हो जाएगा when we come to the end of this chapter. So without wasting time I would like to start this chapter. Her name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her Voli the simpleton. Since very childhood उसका नाम सुलेखा है, उसका नाम सुलेखा रखा गया, बट सब कोई उसे भोली कह के पुकारता है. भोली कहने का मतलब कि वो इतनी सिंपल है, इतनी साइलेंट है कि उसे भोली कह देना बहुत ही एप्रोप्रिएट होगा. She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. Well, she was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. ये नंबरदार कौन होते हैं? तो ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं विलेज के पहले के ज़माने में, और ही इज़ स्पेशली इंटाइटल्ड ऑफ कलेक्टिंग रिवेन्यूज़. ये उस समय में रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते थे. तो ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और ऑनरेबल पर्सन हुआ करते थे गांव के, और इनका नाम है रामलाल. एंड सी इज़ द फोर्थ डॉटर, और ये भोली रामलाल की चौथी बेटी है. जब भोली सिर्फ 10 मंथ्स ओल्ड की थी, जब 10 महीने की सिर्फ थी, तभी एक दिन क्या हुआ कि वो खटिया से गिर गई और उसके सर में इंजरी हुआ, और बिकॉज ऑफ दैट इंजरी उसकी ब्रेन जो है
वो कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ रुक गई और उसके डेवलपमेंट होना बंद हो गया और वोली बस बढ़ती गई, लेकिन उसके दिमाग का ग्रोथ, उसके अंदर ज्ञान नहीं हो पाया। इट हैड परहैप्स डैमेज सम पार्ट ऑफ ब्रेन, ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग का कुछ हिस्सा इस इंजरी में डैमेज हो गया। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली। दिस मे बी द रीजन्स वाई शी वॉज अ बैकवर्ड गर्ल। वो इतनी बैकवर्ड होने का उसका क्या कारण हो सकता है, उसके दिमाग के नहीं डेवलप होने का? तो ये इस एक्सीडेंट को, एक छोटे से एक्सीडेंट को ले सकते हैं, जिस तरह की वो बचपन में गिर गई थी और उसके सर में चोट आया था और फिर वो भोली से ही जानी जाती थी। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी, बट when she was 2 years old, she had an attack of a smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. Well dear, जब भोली पैदा हुई थी, when she was born, she was pretty and very fair. काफ़ी गोरी थी, काफ़ी सुंदर थी देखने में, बट वेरी अनफॉर्चुनेट, जब 2 साल की हुई भोली तो उसे पॉक्स की बीमारी हो गई, स्मॉल पॉक्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिजीज हर इंटायर बॉडी वॉज डिसफिगर्ड. She had got the pock marks on her face and on entire body except eyes. आँख को छोड़कर पूरे बॉडी में उसके निशान, जो ब्लैक पैचेस थे, जो ब्लैक धब्बा था, वो पूरे मुंह पे, पूरे शरीर पे भोली का हो गया और जिसके कारण भोली अब बिल्कुल अगली सा दिखती है. शी इज़ नॉट एट ऑल लुकिंग प्रेटी, तो वो बिल्कुल अब कुरूप सा दिखने लगी है. हम क्या देखते हैं? दैट लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड. सुलेखा, जिसे हम भोली कहते हैं, वो 5 साल तक तो बोली ही नहीं. नॉर्मली हम लोग बच्चे को देखते हैं कि 2 साल के बाद बोलना शुरू कर देता है बच्चा, बट इन केस ऑफ भोली शी टुक 5 years. एंड इवन व्हेन शी स्टार्टेड स्पीकिंग, जब उसने बोलना सीख ली और जब वो बोलना चालू करी तो उसके साथ फिर से प्रॉब्लम, एज देयर वॉज स्टैमरिंग. शी स्टैमर्ड, वो हकलाती थी, वो किसी भी वर्ड को क्लियरली वन शॉट में नहीं बोल पाती थी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल. देखिए, अगर कोई बच्चा ज़्यादा तोतलाता है, उसकी ज़्यादा अगर स्टैमरिंग होता है, तो बच्चे तो सब इनोसेंट होते हैं, तो सारे बच्चे, अदर स्टूडेंट्स, अदर जो बच्चे थे, उनका ये भोली का मजाक उड़ाते थे. और फिर यही कारण है कि भोली बोलती ही बहुत कम थी. लोग उस पर हंसे ना, इसलिए भोली चुप रहना पसंद करती थी. रामलाल हैड 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was भोली. अगर हम नंबरदार रामलाल की बात करें तो रामलाल के टोटल 7 children हैं, आउट ऑफ विच 3 are sons and 4 daughters. 3 बेटे और 4 बेटियां, जिसमें भोली इज द लास्ट वन, सबसे यंगर है उस फैमिली की. भोली सबसे छोटी उस घर में. एंड इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक. कहा गया कि ये जो रामलाल है नंबरदार, ये एक प्रॉस्परस फैमिली में रहते हैं. एक फार्मर्स हाउस होल्ड जो होता है, एक जो गृहस्थ होता है, किसान जो होता है, जिसके घर में हर एक आवश्यक खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध होता है. तो रामलाल के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हर एक चीज़ वो खाने पीने की उसके घर में है. जैसे कि हम देखते हैं कि वो एक मेहनती किसान है और एक ऑनरेबल व्यक्ति भी है साथ में. सो फिर ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वेयर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. अब घर में समृद्धि है, घर में हर एक चीज़ अवेलेबल होते हैं. तो जैसे कि हमने देखा कि बाकी बच्चे काफ़ी हेल्दी हैं एक्सेप्ट भोली. भोली इज अ थिन स्लिम गर्ल. शी इज नॉट अ हेल्दी गर्ल. द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस. आज भी ये चीज़ हम देखने को मिलता है कि हम लोग लड़के लड़की में भेदभाव करते हैं. इन मोस्ट ऑफ द केसेस द बॉयज
are sent to the private schools in towns and cities and thereafter in colleges. यहाँ भी वही होता है, बेटों को स्कूल में भेजा जाता है दूर पढ़ने के लिए, उसके बाद कॉलेज में भेजा जाता है पढ़ने के लिए, बट दिस फैसिलिटी इज नॉट एट ऑल गिवन टू द गर्ल्स. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि रामलाल ये समझ रहा है कि लड़की का पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है और लड़की को पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, बस इसके टाइम पे शादी हो जाए, घर गृहस्थी संभाल ले. दिस वॉज द ओनली ऑब्जेक्टिव एंड मेन द ड्यूटी ऑफ अ गर्ल. लेकिन हम ये देखते हैं कि इट वॉज 100% रॉन्ग कंसेप्शंस ऑफ रामलाल. जिस तरह से हमने देखा, बेटों को भेज दिया गया बाहर पढ़ने के लिए. एंड ऑफ द डॉटर्स, राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड. अगर हम इनकी बेटियों की बात करें तो सबसे बड़ी राधा है, सी हैड बीन ऑलरेडी मैरिड. उसके बाद वाली जो है द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड बीन सेटल्ड. जो उनकी दूसरी बेटी है मंगला, उसकी भी शादी अरेंज हो गया है, सेटल्ड है. एंड व्हेन दैट वाज डन, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड. और जब उन्होंने अपनी दूसरी बेटी की शादी सेटल किया, तब उनके लिए अब थर्ड की चिंता करना था. अब थर्ड की बारी है, चंपा और उनकी तीसरी बेटी चंपा. they were good looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. जैसे कि रामलाल जानते हैं कि हमारी बेटियां काफी देखने में सुंदर है और काफी हेल्दी भी है. गुड लुकिंग के साथ साथ दे आर हेल्दी ऑल्सो, एक्सेप्ट भोली. और फिर उनका मानना है कि दिखने में सुंदर है, हेल्दी है, घर गृहस्थी, घर के सारे काम करना जानती है, तो फिर इन लोगों के लिए इन लड़कियों के लिए लड़का ढूंढना, ब्राइड ग्रूम्स ढूंढना वॉज नॉट ए डिफिकल्ट जॉब. और वो इतना एश्योर्ड है कि इन लड़कियों की शादी बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाएगा. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली. लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न, जो सबसे बड़ा वरीसम है, दैट इज द फोर्थ डॉटर भोली. भोली के साथ प्रॉब्लम है कि भोली इज नॉट ए हेल्दी गर्ल. भोलीज माइंड इज नॉट एट ऑल डेवलप्ड. भोली बोलती भी नहीं है, सी इज स्टैमरिंग. और जो सबसे खास बात अबाउट भोली है कि भोली का जो लुक है, उसकी जो अपीयरेंस है, दैट इज नॉट गुड, दैट इज अगली. बिकॉज ऑफ वी शॉ दैट स्मॉल पॉक्सेस, दैट पोक मार्क्स, that is we saw that it has completely been on entire body. But Ramlal was worried about Bholi. She had neither good looks nor intelligence. ना फिजिकली वो उतनी सुंदर है और ना ही मेंटली वो इंटेलिजेंट है. भोली was 7 years old when Mangla was married. उसकी बड़ी बहन का नाम हमने देखा चंदा. जब उसकी शादी हो गई, सॉरी राधा, एंड देन सेकेंड वॉज मंगला. जब मंगला की शादी हुई, सी वॉज 7 years old. द सेम ईयर्स अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज. ये वही साल है जिस साल रामलाल के गांव में एक स्कूल ओपन हुआ है. गर्ल्स वॉज एंड स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज. लड़कियों के लिए स्कूल खुला है, गर्ल्स स्कूल. द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. तहसीलदार जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, जो डीएम है, पहले के डीएम यही तहसीलदार हुआ करते थे, तो ये आते हैं और इस स्कूल का वो इनॉग्रेशन करते हैं, उद्घाटन करते हैं. ही सेड टू रामलाल. और जो रामलाल नंबरदार हैं, जो रिवेन्यू कलेक्टर ऑफिशियल्स हैं, उससे ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो तहसीलदार हैं वो कहते हैं, एज ए रिवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट in the village, and so you must set an example to the villagers and you must send your daughters to school. Well dear, हमने क्या देखा कि जैसे कि रामलाल के केस में अगर देखें तो नंबरदार कौन होता है, तो ही इज अ स्पोक्स पर्सन, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, किसी वर्क को रिप्रेजेंट करता है, और फिर ये एक सरकारी व्यक्ति हुआ. और जो तहसीलदार हैं, जो कलेक्टर साहब, उनका कहना है कि सिंस यू आर
a नंबरदार, you are a government official, spokesperson, government representative. So it is your responsibility to send your daughters to school so that you can set an example for the rest of the villagers. अब एक सरकारी आदमी है, अगर वो अपने बेटियों को अगर स्कूल में भेजते हैं, इस गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं, तो ये गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल होगा और ऐसा करना उनके लिए अब एक जरूरी सा हो गया है, क्योंकि ही इज टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। ये उन्हीं को गांव वालों के लिए या फिर दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करना होगा अपनी बेटियों को इस स्कूल में भेजकर। द नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात रामलाल जब अपनी वाइफ से कंसल्ट किया, यहां कंसल्ट का मतलब डिस्कस, इस स्कूल भेजने को लेकर रामलाल ने अपनी वाइफ से डिस्कस करा। सी क्राइड, वो चिल्ला उठी, कहती है, ओ आर यू क्रेजी, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। बड़ा अनयूजुअल सा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। रामलाल की वाइफ, भोली की मदर कहती है, सबसे पहले तो भड़क उठी, चिल्ला रही थी और कहती है कि हैव यू बीन क्रेजी, पागल हो गए हो? अरे हमारी बेटियां अगर स्कूल जाना शुरू कर देगी तो उससे शादी कौन करेंगे? If girls go to school, who will marry them? अब थोड़ा सुनने में अजीब लगता है कि अगर वो स्कूल जाती है, पढ़ती लिखती है, तो फिर उसकी शादी क्यों नहीं होगा? यस, पहले के जमाने में लड़कियों का एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं था, लड़कियां जॉब करने नहीं जाती थी, ये काम सिर्फ बॉयज और मेल के लिए हुआ करता था। तो फिर लड़कियां, जैसे कि मैंने देखा रामलाल के केस में, कि उनका भी मानना था कि लड़कियों का काम होता है कि वो घर की काम करे, हाउस होल्ड का वर्क करे, खाना बनावे, घर की जो भी जरूरत की चीजें हैं वो करे, ना कि वो बाहर जाकर पढ़ाई करे। और फिर उसकी मदर कहती है कि अगर बेटी स्कूल जाने लगी, पढ़ाई करने लगी, तो उसकी फिर शादी कैसे होगा? पहले पढ़ाई नहीं इंपॉर्टेंट था, घर के काम काज इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। आज वो काम काज सेकेंडरी हो गया और हमारा जो एजुकेशन है, हमारा जो पढ़ाई है, लिखाई है, दैट हैज बिकम द प्राइमरी एंड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर एवरीवन। But Ramlal had not the courage to disobey the Tahsildar. At last his wife said, I will tell you what to do. Send Bholi to school, as there is a little chance of getting married. With her ugly face and lack of sense, let the teachers at school worry about her. बहुत खास बात यहां पर कहा गया कि एक रामलाल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हमने देखा कि ये जो तहसीलदार है, he is a senior, he is a boss. अब you cannot deny, you cannot contradict what your boss said. आपके बॉस ने जो कहा, अब उसका विरोध आप नहीं कर सकते if you want to continue your job. ये एक तरह का ये जॉब की मेंटेलिटी है that you have to always say yes boss. यहां भी वही चीज देखने को मिला कि रामलाल अब चाहते हुए भी, नहीं चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकता है. He is now still bound to send his daughter to school. अब उनकी बेटी को स्कूल भेजना ही होगा. तो शुरू में तो हमने देखा कि उनकी जो वाइफ है वो कहती है कि क्या पागल हो गए हो, अगर बेटियां स्कूल जाने लगी तो उनकी शादी कैसे होगा, कौन करेंगे. बट लास्ट में वो भी मान जाती है और एग्री हो जाती है भेजने के लिए, और अपने हस्बैंड मिस्टर रामलाल नंबरदार से कहती है कि ओके आई टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको बताती हूं कि आपको क्या करना है. आप इस बेटी को, भोली को स्कूल भेजिए, भोली को भेजिए. और फिर वो सोच रही है कि ये तो दिखने में भी सुंदर नहीं है, इसके दिमाग भी दुरुस्त नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, इतनी भोली है, इतनी बुद्धू है, इतनी बड़ी मूर्ख है कि भला इसकी शादी तो मुश्किल ही है. अब इस केस में अच्छा तो यही होगा कि ये स्कूल जाए और फिर जो स्कूल के टीचर हैं ये उनकी भी तो जिम्मेदारी होगी. अब वो भी तो चिंता करें कि आखिर इस तरह की लड़की के लिए, इस तरह की डिसेबल लड़की के लिए क्या फ्यूचर हो सकता है. एज हाउ कुड दे हेल्प हर टू मेक बेटर करियर और बेटर फ्यूचर. दिस वॉज वेरी परफेक्ट आइडिया. क्योंकि अगर हम समाज निर्माण की बात करें, अगर हम एजुकेशन की बात करें और फिर टीचर और स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन की बात ना करें, तो
दिस इज नॉट एट ऑल डाइजेस्टेबल, ये समझ में नहीं आता है, नॉट एट ऑल अंडरस्टूड आइडिया। तो अब ये कारण मैंने देखा कि उसको स्कूल अब भेजा जाना है। द नेक्स्ट डे रामलाल caught Bholi by the hand and said, "Come with me. I'll take you to school." Bholi was frightened. Oh my God. अगले दिन हमने देखा कि रामलाल अपनी बेटी की हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, भोली I'll take you to school. बोली मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूं। Come with me. चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूं। भोली was frightened. भोली इस चीज से डर गई। She didn't know what a school was like. My dear, भोली कभी तो स्कूल गई नहीं, उसे पता क्या कि स्कूल क्या होता है, what the school look like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. एक बात भोली के दिमाग में अभी भी घूम रहा है कि भोली कुछ दिन पहले देखी कि उसके घर में जो एक गाय थी लक्ष्मी, उसको घर वालों ने घर से भगा दिया, गाय को ले गया और लक्ष्मी कहती है कि उस गाय को बेच दिया गया और फिर गाय कभी दोबारा वापस नहीं आया। लक्ष्मी को इस बात का डर है, वो इतनी भोली है कि उसे लगता है कि कहीं शायद मुझे भी नहीं बाहर में बेच दिया जाए। अब हम समझ सकते हैं कि भोली कितनी सिंपल हो सकती है कि वो अपने फेट को उस गाय से ऐड कर रही है, रिलेट कर पा रही है कि शायद मेरे साथ भी यही होने वाला है कि मुझे घर वाले लेकर बाहर बेच दें, यू नो। और लक्ष्मी को जिस तरह से ले जाया जा रहा है स्कूल, लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। लक्ष्मी कहती है, no, 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 no. She shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. No, 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 no. She denied. और फिर she pulled her hand from the grip of father's hand. अपने पिता के हाथ से झटक के हाथ निकाल ली। She is too frightened. बहुत डरी हुई है, वो नहीं जाना चाहती स्कूल। What's the matter with you, you fool? फादर कहते हैं, क्या बात है, मूर्ख कहीं की। रामलाल shouted, जोर से चिल्लाते हैं, I'm only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? एक एक चीज हम जब भोली के बारे में पता चलता है तो हमें ऐसा लगता है कि क्या दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द ड्यूटी, दिस इज व्हाट द ऑब्लिगेशन ऑफ ए पेरेंट्स टुवर्ड्स द चाइल्ड। आज हम देखते हैं कि भोली की फादर रामलाल कहते हैं कि भोली को एक अच्छा सा ड्रेस दो, let her have some decent dress, clothes today, else what will others say? देखिए, कहते हैं कि अच्छा कपड़ा पहन के अगर भोली नहीं जाएगी तो दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, टीचर क्या कहेंगे, अदर स्कूल गर्ल क्या सोचेगी हमारे बारे में जब भोली को देखेगी। न्यू clothes had never been made for Bholi. The old dresses of her sisters were passed on to her. Very unfortunate. हमने क्या देखा कि भोली को कभी भी नया ड्रेस नहीं दिया गया। She has never been given new dress. तो फिर आप कहेंगे कि उसके लिए कैसा ड्रेस होता था? Yes, हमने देखा कि उसकी जो बहन है राधा, मंगला, चंपा, ये ऑल 3 एल्डर सिस्टर्स, इनके जो कपड़े हैं वो कपड़े जब छोटे हो जाते हैं, जब शॉर्ट हो जाते हैं, जब उन्हें फिट नहीं होता है तो दोज ड्रेसेस आर पास टू भोली। तो भोली को अपनी तीनों बहनों का ही ड्रेस हमेशा पहनना होता है और भोली को कभी भी ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि उसे नया ड्रेस दिया जाए। You know, the old dresses of sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes. But today, she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. आज हम देखते हैं कि कह रही है कि but she is lucky today
क्योंकि आज उसे एक सुंदर ड्रेस दिया गया है। और बता दूं कि यह भी ड्रेस नया नहीं है, यह भी चंपा का ड्रेस है। श्रंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना, छोटा हो जाना। जब कपड़े को बार बार धोया जाता है तो वो छोटा हो जाता है, और जिसके कारण से चंपा को वो फिट नहीं आया। और फिर ये चंपा का ड्रेस आज भोली को दिया गया है। देखिए, भोली इस ड्रेस को पाकर बहुत ज्यादा खुश है। आप कहेंगे कि पुराना ड्रेस से फिर क्यों खुश है? हमने क्या देखा कि भोली के कपड़ों को कभी वॉश नहीं किया जाता था। भोली के अगर कपड़े फट जाते थे तो उसके कपड़े को मेंड नहीं किया जाता था। यह सिचुएशन भोली के साथ था। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Wow. आज भोली को बढ़िया से नहाया गया है। She has been bathed. और फिर नहाने के बाद उसे हमने देखा कि बढ़िया से ड्रेस भी दिया गया है आज। और भोली के सर पे बाल में कभी तेल नहीं लगते थे, और अगर बाल में तेल नहीं लो तो बाल हमेशा ड्राई होते हैं। और ड्राई बाल कहता है कि ड्राई एंड मैटेड, और मैटेड का मतलब यहां हुआ इंटेंगल्ड, सब बाल एक दूसरे में उलझे हुए। अगर आप बाल में कंघी लगाओ तो वो कंघी comb will not move on your head. So this is how she had been. उसके सर में कभी तेल नहीं लगते थे, वो कभी ठीक से नहाती नहीं थी, उसे कभी बढ़िया ड्रेस नहीं दिया गया, उसके कपड़े कभी धोए नहीं जाते थे। अगर उसके कपड़े फट गए तो उसे टाइम पे रिपेयर नहीं किया जाता था। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि क्या ये जितने भी तरह के काम था ये किसके ड्यूटी है। Who was supposed to wash her clothes? Who was supposed to always encourage her, pamper her, love her and talk politely? It was the responsibility of family to do so. आगे बढ़ते हैं कि जब भोली स्नान कर ली, बढ़िया सा ड्रेस पहन ली, बाल में तेल हो गया, सब कुछ, आज भोली बहुत ही स्मार्ट लग रही है। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. अब भोली को अंदर से विश्वास होने लगा है कि शायद मुझे आज एक ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जहां जो इस घर से बहुत प्यारा होगा, सुंदर होगा, बेटर प्लेस होगा। When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over the daughters to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with the fear-laden eyes. और फिर भोली is taken to the school. रामलाल अपनी बेटी को ले जाते हैं और लेकर के जो हेडमिस्ट्रेस होते हैं, जो स्कूल के जो हेड हैं, उनके पास अपनी बेटी को एडमिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं और फिर स्कूल से चले आते हैं। हमने क्या देखा कि भोली अब स्कूल में अकेली है। या अकेले का मतलब ये हुआ कि भोली अपनी फैमिली से कभी दूर नहीं गया, वो कभी स्कूल नहीं गई, कभी घर से दूर ही नहीं गई। आज पहली बार एक नए जगह में उसे अकेला छोड़ के उसके फादर चले गए और फिर वो थोड़ी सी डरी हुई है। शी इज फ्राइटेंड अ बिट। देयर वेर सेवरल रूम्स एंड in each room girls like her squatted on mats reading from books or writing on slates. देखिए, उसके डरने का ये भी कारण हो सकता है कि जब वो गई तो वो तो हेड मिस्ट्रेस के पास गई और उस वक्त सारे बच्चे क्लास में थे, तो वो किसी को देख नहीं पाती है और वो अपने आप को अकेले पाकर के काफ़ी डर जाती है। और फिर हमने क्या देखा कि सारे क्लासेस चल रहे थे, बच्चे स्क्वाडेड ऑन मैट्स, सब पलथी मार करके, चौकरी मार करके बच्चे बैठे हुए हैं चटाई पर। कुछ बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, कुछ स्लेट पे लिख रहे हैं। एक्टिविटीज वेर गोइंग ऑन। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। हेडमिस्ट्रेस भोली को कहती है कि वो एक क्लासरूम में उसे इंडिकेट किया गया एंड शी वाज आस्क्ड टू सिट इन दैट कॉर्नर। भोली डिडंट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। जैसे कि मैंने देखा कि इट इज फर्स्ट टाइम भोली हैड नेवर बीन टू स्कूल। वो कभी स्कूल नहीं गई। सोच रही है ये स्कूल क्या होता है एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस हियर। भोली सोचती है कि स्कूल में होता क्या है, व्हाट ऑल एक्टिविटीज नॉर्मली आर डन हियर। सो बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। एक प्लस पॉइंट ये भोली के लिए कि भोली जब क्लास में दूसरे लड़कियों को, दूसरे बच्चों को देखती है
तो उसे देखकर काफ़ी अच्छा लगता है. शी इज़ ग्लैड एज शी फाइंड्स दैट द ऑल अदर स्टूडेंट्स आर ऑफ सिमिलर एज ऑफ हर. बाकी बच्चों का जो एज है वो भोली के बराबर है. तो जब आप अपने एज के बच्चों के साथ होते हैं तो आपको ऐसा कभी फील नहीं होता कि यू आर ऑल अलोन और यू आर फीलिंग लोनलीनेस और समथिंग लाइक दैट. सारे बच्चे प्रेजेंट हैं. शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड. और सबका एक सोच होता है कि स्कूल में कॉलेज में हमारा कोई दोस्त हो. भोली भी सोचती है कि हो सकता है मे बी इन फ्यूचर इन्हीं लड़कियों में से कोई हमारी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. अब हम देखते हैं कि भोली स्कूल में है और क्लास की जो टीचर है वो बच्चों को कुछ कह रही है. But here भोली could not understand anything. भोली कुछ समझ नहीं पाती है कि हमारी टीचर ने हमें क्या कहा. She didn't understand. She looked at the pictures on the wall. The color fascinated her. We saw, हमने देखा कि जब आप किसी नए प्लेस में होते हैं तो स्वाभाविक है कि आप अपने आस पड़ोस की चीज़ों को बड़ी बारीकी से क्लोज ऑब्जर्वेंट होकर के क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं. आज पहली बार क्लास में भोली बैठी हुई है और शी इज लुकिंग स्ट्रेट ऑन द वॉल्स. क्लासरूम की दीवार पे देख रही है. एंड शी कुड सी द मेनी पिक्चर्स हैंगिंग ऑन वॉल. उन सारी तस्वीरों की उसके कलर्स उसको काफी अट्रैक्ट कर रहा था, फैसिनेट कर रहा था, लुभा रहा था. वो चीज काफी प्यारा था. द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज. सबसे पहले भोली उस दीवार पे घोड़े की चित्र देखती है और उस घोड़े को देखने के बाद जस्ट वो इस बात को रियलाइज कर पाती है, रिलेट कर पाती है कि अरे ये घोड़ा तो वही घोड़ा है जिसपे हमारे तहसीलदार गांव में आया करते थे. और फिर द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर. और फिर उसे बकरी दिखाई दिया और वो जब बकरी को देखती है भोली तो उसे लगता है अरे ये तो हमारे पड़ोस वाले की बकरी है. द पैरोट वॉज ग्रीन लाइक द पैरोट्स ही हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड. फिर वो तोता देखती है और उस तोते को देखने के बाद फटाफट सोचती है वाओ दिस इज द सेम तोता which I have seen in my mango orchard. कहा कि ये तो यही वो तोता है जो हमारे मैंगो के बागान में आया करता है. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Voli noticed that the teacher was standing by her side smiling at her. और फिर एक गाय भी देखती है और गाय तो बिल्कुल ही वो रिलेट कर पा रही है क्योंकि उसके घर में एक गाय हुआ करता था लक्ष्मी, जिसे हमने देखा कि उसे बेच दिया गया, जिसको देखकर काफ़ी हर्ट होती है भोली. तो अगर घोड़ा देखती है तो कहती है इस पे तहसीलदार आते हैं, यही घोड़ा है. बकरी देखती है तो सोचती है मोहल्ले वाले की बकरी है. तोता देखती है तो सोचती है ये मेरे मैंगो ऑर्चर्ड का ये तोता है. और फिर लक्ष्मी तो गाय तो ये हमारी लक्ष्मी ही है. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन. और इसी बीच उसके टीचर उसके बगल में आ जाते हैं और उसकी तरफ देखती रहती है और मुस्कुराती है. और फिर जो हम टीचर का रोल जब हम अब देखने वाले हैं वो हमें काफ़ी इम्प्रेस करने वाला है इस स्टोरी में. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन. छोटी तुम्हारा नाम क्या है. भ भ भ भ सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट. हम देखते हैं कि वो बोल नहीं पाती है, स्टैमरिंग है, काफ़ी हकलाती है, भ भ भ भ करती है और फिर भोली नहीं बोल पाती है. Then she began to try and tears flowed from her eyes in a helpless flood. When you fall flat in any mission, जब आप किसी मिशन में फेल हो जाते हैं तो it hurts you. जैसे कि हमने देखा कि वो अपना नाम नहीं बोल पाती है, काफी दुखी हो जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है और इतना रोती है कि आंख से एकदम बाढ़ से आ जाता है. She kept her head down as she sat in the corner, not daring to look up at the girls who were still laughing at her. इस दृश्य ने उसे काफी शर्मिंदित कर दिया. अपना सर नीचे कर ली
और उसमें हिम्मत नहीं कि वो अपनी नजरें उठाकर, सर उठाकर उन लड़कियों की तरफ देखे जो अभी भी स्टिल दे आर लाफिंग। इसकी मजाक उड़ाए जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ही ये कुछ बोलती है बाकी लड़कियां हंसने लगती है, बाकी स्टूडेंट्स, जिसके कारण भोली बहुत कम बोलती है। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. जब स्कूल में घंटी बजा तो सारे बच्चे क्लासरूम से बाहर आ गए। Ran, move quickly. बच्चे क्लास से निकल गए, बट भोली dared not leave her corner. लेकिन भोली के अंदर इतना हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि वो इतनी ज्यादा साई फील कर रही थी कि वो नजर नहीं मिलाना चाहती थी। क्लास में बैठी रही, हर हेड स्टिल लोअर्ड, अभी भी उसकी सर नीचे है। सी केप्ट ऑन सॉबिंग, और सिसक सिसक कर रो रही है। द टीचर वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। इट टच्ड हर हार्ट। टीचर की वॉइस इतनी सॉफ्ट, इतनी मुलायम, इतना सूथिंग। सूथिंग होता है जो ऐसा चीज जो दूसरे को हमेशा खुश कर दे। बोली कहती है कि शी हैड नेवर एवर हर्ड दिस काइंड ऑफ साउंड एवर बिफोर इन हर लाइफ। अपने जीवन में इतना प्यार से, बिल्कुल इतना प्यार से आज तक बोली से किसी ने बात नहीं किया। और इस टीचर की इतने प्यार भरी बात सुनकर वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। इट टच्ड हर हार्ट, ये इसके दिल को छू जाता है। Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestions. भोली got up. जैसे हमने देखा कि उसकी टीचर भोली को कहती है कि भोली गेट अप, उठ जाओ, और फिर हम देख रहे हैं कि ये कमांड नहीं हो सकता, ये एक फ्रेंडली सजेशन है, एक प्यार भरा सब, मतलब एक ये ऑर्डर नहीं हो सकता है भोली के लिए। और फिर यू नो, नाउ टेल मी योर नेम। अब टीचर फिर दोबारा पूछती है भोली को। हमने देखा पहली बार नहीं बोल पाई थी, बाकी बच्चे हंसने लगे थे। अभी भोली से दोबारा पूछा जा रहा है कि ओके वेल टेल मी व्हाट इज योर नेम। स्वेट ब्रोक आउट ऑफ हर होल बॉडी। देखिए पूरे शरीर पे पसीना, जब आप घबराए हो, जब आप डरे हो, तो आपको पसीना चलता है। वुड हर स्टैमरी टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। सोच रही है कि क्या ये हमारी लड़खड़ाती जबान, हकलाती जबान अब फिर से मुझे अनहैप्पी करने वाली है क्या? For the sake of this kind women, however, she decided to make an effort. Yes, this lady is a kind lady. और आप वो काम भी करने के लिए सोचने लगते हैं जब आप देखते हैं कि सामने वाला कितना इंपॉर्टेंट है। वो उस टीचर को बहुत ही काइंड कहती है और कहती है नहीं, इनके लिए मैं ये मेहनत भी करूंगी और मैं अपना नाम बोलूंगी। She decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. सोच रही है कि जिसकी आवाज इतने प्रिय है, जो इतना प्यार से दूसरे से बात करती है, वो भला दूसरों की गलतियों पे बिल्कुल ही नहीं हंसेगी। और ये जो जजमेंट है, ये बहुत ही फाइन जजमेंट है। आप लोगों के व्यवहार से, लोगों की बातों से आप उनके मन की बात समझ सकते हैं कि वो आपका मजाक उड़ाना चाहते हैं या फिर वो आपका सपोर्ट करना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि शी इज हियर नॉट टू मेक फन आउट ऑफ हर, बट टू कोऑपरेट हर, बट टू हेल्प हर, बट टू इनकरेज हर। दोबारा नाम पूछा गया। भ भ भ भ शी बिगेन टू स्टैमर। फिर से स्टैमरिंग हुआ। Well done, the teacher encouraged her. Come on, now, the full name. जैसे उसने भो भो करी, टीचर ने उसे इंकरेजमेंट करना शुरू करी, उसकी प्रोत्साहन देना शुरू करी, उसकी शाबाशी देना शुरू किया और कहती है हो गया, बस बोलो पूरा नाम, कम ऑन, जस्ट नाउ फुल नेम। भोली। At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. जब आप when you put a really your sincere effort for anything, जब आप किसी काम के लिए sincere effort लगाते हैं, it is very sure that the things will get done. इसके
इंटेंशन काफी क्लियर थे, इसने मेहनत करी, प्रयास करी और फिर सफल हो गई, अपना नाम पूरा बोल पाई भोली। और जब वो नाम बोलती है तो शी टेक्स अ साई ऑफ रिलीफ, एक राहत की सांस लेती है, रिलाइव्ड। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा उपलब्धि आ गया हो, कुछ बड़ी अचीवमेंट की हो उसने और करी, क्योंकि अभी तक वो कुछ बोल ही नहीं पाती थी ठीक से। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन शी स्पोक अ वर्ड प्रॉपरली और फुल्ली। इस तरह से हमने देखा कि टीचर के एनकरेजमेंट से, टीचर के हेल्प से भोली बोल पाती है। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, बहुत बढ़िया, शाबाश। टीचर ने प्यार से उसको सहलाया, शाबाशी दी। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। यही चीज हमारे पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के लिए करना होगा, हर एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स के लिए करना होगा कि उनके अंदर के डर को पहचान के निकालना होगा। और जैसे आज टीचर कह रही है भोली को कि भोली, टेक आउट योर फियर फ्रॉम योर हार्ट, अपने दिल से, अपने अंदर से तुम इस डर को निकाल दो। एंड नाउ आई गारंटी फॉर दिस दैट यू विल बी एबल टू स्पीक इनफ लाइक ऑल द अदर कॉमन पर्सन। तुम दूसरों की तरह तुम भी बहुत बढ़िया से बात कर सकती हो। सिर्फ तुम्हें करना क्या है, एज यू हैव टू टेक आउट द फियर फ्रॉम योर हार्ट, अपने मन से, अपने दिल से, अपने अंदर से उस डर को निकाल दो। टेक आउट दैट फियर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हमने देखा कि भोली को दिया गया। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली ऐसे नजर उठाई जैसे मानो पूछ रही हो कि सच में विश्वास नहीं होता। जो लड़की कभी एक शब्द ठीक से नहीं बोल पाती है, वो औरों की तरह अगर बोलने लगे ऐसा उसे विश्वास नहीं हो रहा। शी कुड नॉट बिलीव दैट, बट इट इज योर टीचर। ये शिक्षक होते हैं, मेंटर होते हैं, गुरु होते हैं, जो आपको आपके ड्रीम्स को, आपके पैशंस को वो समझाने का, पहचानने का तरीका बताते हैं। दे हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एवरीथिंग, योर ड्रीम as you may think of as coming true. Yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? टीचर कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल ऐसा होगा, तुम दूसरों की तरह बोल पाओगी, बस तुम इतना करना, तुम प्रत्येक दिन स्कूल आया करो। आओगी ना? Will you come? No, say it aloud. भोली nodded, हिलाती है सर। टीचर उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं चाहती है, उसकी जबान चाहती है। टीचर चाहती है कि वो बोले और फिर यस यस। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it. She herself had been astonished. Astonished means surprised, shocked. भोली खुद अचंभित है, सरप्राइज्ड है कि वाह, हाउ कम इट बी पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है। एज आई एम स्पीकिंग विदाउट एनी स्टैमरिंग, बिना स्टैमरिंग का, और फिर ठीक ठाक मैं बोल पा रही हूं। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वेयर इन कलर्स। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन अ बिग ब्लैक लेटर्स। वेल, जैसे कि हमने देखा, कहती है कि मैंने क्या तुम्हें बोला, अच्छा एक काम करो, तुम एक किताब ले लो। वो किताब, द बुक which was given to भोली, इस बुक में क्या है, तो there are fine pictures in this book, nice pictures, colorful pictures। क्या चीज की पिक्चर? तो हम लोग छोटे बच्चे जब होते हैं तो अल्फाबेट वाली ABC, A for apple, B for ball की हर एक इमेज है, और इमेज एकदम कलरफुल है जिसे बच्चे बिल्कुल पसंद करें, और उस इमेज के नीचे में बड़े बड़े बोल्ड लेटर से, ब्लैक लेटर से उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। इसमें कई तरह की चीजें हमने देखा। इन 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger book, then a still bigger one। टीचर कहती हैं कि ये किताब तुम 1 महीने में पढ़ पाओगी, और ये किताब जब तुम पढ़ लोगी तो तुम्हें दूसरी इससे बड़ी किताब दिया जाएगा, और फिर वो खत्म होने के बाद उससे बड़ी, अ बिगर और बिगर,
बुक उसे दिए जाने की कमिटमेंट हो रहा है और कहती है इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। बोली एक वक्त ऐसा होगा जब तुम अपने गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की होगी। नन ऑफ द अदर्स वुड बी लाइक यू। तुम्हारे जैसा कोई शिक्षित और पढ़ी लिखी तुम्हारे गांव में नहीं होगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। जैसे कि हमने देखा कि जब वो एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो बाद में वो कहती है कि जब तुम शिक्षित हो जाओगी बोली, फिर तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं करेगा। यस, पॉइंट टू बी नोटेड। शिक्षित लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से मजाक नहीं होता। मजाक तो मूर्खों के साथ होता है, सिंपलटन के साथ होता है। हम पढ़ो लिखों की मजाक नहीं उड़ा सकते। और फिर those who are educated are always respected and regarded। और इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि अगर तुम पढ़ लिख लोगी तो फिर तुम्हारा कोई मजाक भी नहीं उड़ाएगा, तुम्हारी बातों को भी लोग प्यार से सुनेंगे और फिर तुम बिना स्टैमरिंग किए हुए फटाफट बोल पाओगी। तो दिस इज अ फ्यूचर ऑफ वोली, जो हमारे टीचर उसे दिखा रही है कि वोली क्या कर सकती है कल। एक टीचर विजनरी होता है और वो स्टूडेंट्स को उसके विजन को दिखाता है, उसके ड्रीम्स को दिखाता है, उसके फ्यूचर को दिखाने की कोशिश करता है। ही इज ट्राइंग टू मेक स्टूडेंट्स रियलाइज देयर ड्रीम्स। अंडरस्टैंड? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। और फिर टीचर कहती है कि जाओ, अब तुम घर जाओ और फिर कल सवेरे, फिर कल मॉर्निंग में स्कूल आना है। Woli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. जब इंसान के जीवन में कुछ बढ़िया हो, एक नया उम्मीद, नया आशा, एक लाइफ में जब एक नया जीने का अगर एक तरीका मिल जाए तो इंसान को एक्साइटेड होना, खुश होना, इट इज़ वेरी ऑब्वियस। ये नेचुरल सा बात है। भोली भी बहुत ज़्यादा खुश है, इतना खुश है कि भोली जब घर आ रही है तो उसे ऐसे लग रहे हैं कि मंदिर में घंटे बज रहे हैं। स्कूल के बाहर जितने भी पेड़ हैं उन पेड़ों में लाल लाल गुलाब के फूल लगे हुए हैं। देखिए, ये उसकी इमेजिनेशन है। जब आप खुश रहते हैं तो आप कल्पनाशील होते हैं, ड्रीमिंग करते रहते हैं, इमेजिनेशन में होते हैं, फैंटेसी में होते हैं, थॉट्स में आप खोए रहते हैं। और ये घंटी की आवाज उसे ऐसा लग रहा है मान लो ये मंदिर की घंटी बज रहे हो। दिस इज द स्पिरिचुअलिटी। यहां पर हर एक चीज, यहां पर रेड रोज को दिखाया गया है। ये उसके मन की खुशी को बता रहा है। हम समझ सकते हैं कि भोली कितना ज्यादा खुश है। ये खुशी कैसे पता चलता है? उसकी इमेजिनेशन से। और क्या इमेजिन कर रही है भोली? कि ये जो घंटी की आवाज है ये मंदिर की घंटी की आवाज है, और ये जो बाहर के पेड़ है ना, ये सब रेड रेड रोजेस हैं और पूरा ब्लॉसम फूलों से खिला हुआ है और बहुत ही प्लेजेंट नजारा है, बहुत ही अद्भुत लुक है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि भोली इज वेरी हैप्पी। भोली बहुत ज्यादा खुश है। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विथ न्यू होप। इसका दिल एक नई उम्मीद और आशा के साथ भरा हुआ, एक नया जीवन आज भोली शुरू करने वाली है। और ये जो न्यू लाइफ है, हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये न्यू लाइफ उसके पेरेंट्स ने नहीं दिए, उसके फैमिली मेंबर ने नहीं दिए हैं। ये लाइफ, ये नया जीवन, ये संस्कार और ये जो ड्रीम है, उसके फ्यूचर, ये उसके टीचर के द्वारा दिया जा रहा है। नाउ अब हम समझ सकते हैं कि यहां पर कितना बड़ा रोल एक टीचर को प्ले करना पड़ा, और टीचर को करना पड़ता है, और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टीचर का। द ईयर्स पास्ट, सालों बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल,
there were now a cinema under a tin shed and a cotton grinding mill. The mail train began to stop at their railway stations. अब देखते हैं कि समय के साथ तो बदलाव होता ही है, परिवर्तन चेंजिंग होना ही चाहिए, हमारी डेवलपमेंट होगा तो परिवर्तन होगा। तो गांव का विकास हो रहा था। जो पहले गांव में प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, अब इस गांव में हाई स्कूल हो गए। पहले गांव में सिनेमा हॉल नहीं था, तो अब 3 सेंट के अंदर सिनेमा हॉल भी है, कॉटन मिल है, ग्राइंडिंग मिल है, जहां पर कॉटन से उसके बीज को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और फिर हमने देखा कि इस गांव में ट्रेन भी, मेल ट्रेन कोई नहीं रुकती थी, तो अब यहां पर मेल ट्रेन भी स्टॉप होने लगा। तो ये सब एक डेवलपमेंट है जो समय के साथ रामलाल के गांव में देखा गया। एंड one night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bisambar's proposal?" एक दिन हमने देखा कि रात को रामलाल अपनी वाइफ से कहते हैं कि अच्छा सुनो, कि क्या मैं बिसंबर का ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं। प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव होता है, यहां की प्रपोजल शादी का प्रस्ताव है, ये मैरिज प्रपोजल है। जो बिसंबर का प्रपोजल है जो भोली के लिए है, और ये फिर रामलाल अपनी वाइफ से कंसल्ट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि वेदर ही शुड एक्सेप्ट दैट प्रपोजल और नॉट, इस शादी के प्रस्ताव को वो एक्सेप्ट करे कि नहीं। Yes, certainly, his wife said, Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom, a big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. Moreover, he's not, asking for any dowry. Wow! मदर भोली की मां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है वाई नॉट, अरे निश्चित करेंगे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट। क्यों? भोली के लिए इतना अच्छा लड़का कहां मिलेगा। वेल टू डू ब्राइडग्रूम का मतलब होता है प्रॉस्परस, अच्छा घर का लड़का कहां मिलेगा। अब इसकी अच्छाई को हम कैसे देख रहे हैं जी, तो इसके पास क्या है, ए बिग शॉप, एक बड़ी सी ग्रोसरी की दुकान है, ए हाउस ऑफ हिज ओन, एक खुद का घर है, और ऐसा सुनने को आया कि इसके बैंक बैलेंस भी कुछ है। अब जब किसी की शादी के लिए ये कुछ चीजें जरूरी होता है, एक घर तो चाहिए ही, निश्चित कुछ बैंक बैलेंस भी चाहिए होता है, और एक रेगुलर इनकम। तो ये रेगुलर इनकम, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसके घर के हाउस होल्ड, एक जो ग्रोसरी की शॉप है, बहुत अच्छा खासा दुकान चलता है, और फैमिली बहुत प्रॉस्परस है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। एंड सबसे खास बात, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि बिसंबर ने कोई दहेज नहीं मांगा है। नो डोरी हैज बीन डिमांडेड। Oh, that's right. But he's not so young, almost the same age I am. And he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. देखिए जी, तो अब हम बिसंबर के दूल्हे के रूप में देख लेते हैं कि बिसंबर में क्या क्या गुण है। हमने एक चीज तो देखा कि इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के पीछे क्या रीजन था, कि बिसंबर एक अच्छा घर का इंसान है, वेल टू डू है, खाता पीता घर से है, अच्छा इनकम है, इसकी खुद की ग्रोसरी की दुकान है, अपना मकान है, और फिर ना कुछ बैंक बैलेंस भी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, रामलाल कहते हैं कि लेकिन एक दिक्कत है। कहता है कि ये बिसंबर का एज तो हमारे एज के बराबर है, मतलब बिसंबर बूढ़ा है। और इतना ही नहीं, कहता है बिसंबर लिम्प्स, वो तो लंगड़ा के भी चलता है। लो, अब इस बिसंबर में दो अवगुण हमने देखा कि बिसंबर बूढ़ा है और बिसंबर लंगड़ाता भी है। बिसंबर अपाहिज है, किस चीज से, पैर से, एक पैर से, और फिर उसकी उम्र भी हो गए है। भोली के साथ प्रॉब्लम क्या है कि भोली बहुत सिंपल है, उसकी ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, भोली हेल्दी नहीं है, दुबली पतली सी लड़की है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भोली के साथ ये है कि भोली का पूरा शरीर ना, वो स्मॉल पॉक्स की बीमारी के कारण पूरे चेहरे पे दाग हो गया है, और फिर उसका लुक बहुत खराब हो गया। शी इज लुकिंग क्वाइट अगली। अब देखते हैं कि इनकी जोड़ी कैसे बनेगा। कुछ कारणों से इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाना है, कुछ कारण बीच में आ रहे हैं जो ऑब्स्टिकल्स बनते हुए दिख रहे हैं, और फिर
और फिर हम क्या देखते हैं कि बिसम्हर की एक और प्रॉब्लम है। बिसम्हर की एक पहले की जो शादी है वो उसके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, तो बिसम्हर बूढ़ा है। बिसम्हर की जो पहले वाइफ की जो बच्चे हैं वो काफी बड़े हो गए हैं। बिसम्हर लंगड़ाता है। तो ये सब बिसम्हर की विशेषण हुआ, ये सब गुण बिसम्हर में है। अब हम देखते हैं कि सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। पत्नी कहती है क्या हुआ, चलता है। 45 और 50, oh it is no great age for a man। कहा कि 45 साल और 50 साल, अरे ये मर्द का कोई एज होता है क्या? ये एज कोई बहुत बड़ी एज नहीं है, ये उम्र भी होता है शादी करने का, तो शादी हो सकता है। It is no great age for a man and we are lucky that he's from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense। मदर कहती है बोली कि देखो बढ़िया बात ये है कि बिसम्हर अपने गांव का नहीं है, किसी और गांव का है। उसको हमारी भोली के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसके पॉक मार्क्स के बारे में, उसके चेहरे पे जो दाग है, और ये भी नहीं उसे पता कि भोली मूर्ख है, बुद्धू है, सिंपल है, उसकी सेंस नहीं है। ये चीजें बिसम्हर को नहीं मालूम, इसलिए वो चाहती है कि किसी भी तरह से ये शादी हो जाए। और फिर आगे कहती है दैट डोंट एक्सेप्ट, इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। रामलाल की पत्नी कहती है कि अगर हमने अपनी बेटी की शादी अभी नहीं किया तो जीवन भर ये कुमारी रह जाएगी। यस बट आई वंडर व्हाट वोली विल से। फादर सोचते हैं कि सब कुछ तो ठीक ठाक है, एक बार भोली से भी तो पूछ लिया जाए कि उसकी क्या राय है। देखिए ऐसा बहुत जरूरी होता है कि आप किसी के ऊपर में उसके जीवन भर की चीज को आप नहीं थोप सकते। उसके भी कुछ डिसीजंस होते हैं, लाइफ डिसीजंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। तो एक बार भोली को कंसल्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जब उन्होंने ऐसा बात कहा तो देखिए भोली की मदर क्या कहती है। Hey, what will that witless one say? She is like a dumb cow। मदर कहती है कि वो विटलेस क्या बोलेगी। विटलेस का मतलब जिसके पास सेंस नहीं हो, जिसके पास ज्ञान नहीं हो। मदर कहती है वो मूर्ख क्या बोलेगी, वो तो गूंगी गाय है, डम्ब काव। जब हम किसी सिंपल सज्जन व्यक्ति की जब उपमा देते हैं तो गाय से उपमा देते हैं, क्योंकि गाय भी बहुत जेंटल होती है। भोली को विटलेस कहा गया, वोली को डम्ब काऊ कहा गया। और देखिए बोली को ऐसा कौन कह रहा है, उसकी खुद की मदर। अब हम सोच सकते हैं कि ये व्हाट काइंड ऑफ पेरेंटिंग इज दिस, दैट इंस्टेड ऑफ इनकरेजिंग योर डॉटर यू आर डिस्करेजिंग, you yourself are giving every negatives of what your daughter। that's not at all fair। अब हम देखते हैं मे बी यू आर राइट मटर रामलाल। रामलाल भी मानता है कि ठीक है, कह तो सही रही हो। भोली इतनी भोली है कि वो क्या बोलेगी इसके बारे में, उसे तो हम जो कहेंगे वही करेगी भोली। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द courtyard भोली ले awake on her cot, listening to her parents and whispered conversation। भोली बगल में लेटी हुई थी और वो सारी बातें अपने पेरेंट्स की, ये जो धीरे धीरे एक दूसरे में जो बातें हो रही है भोली को लेकर, वो भोली सारी बातें सुन चुकी है। बिसम्बर नाथ was a well-to-do grocer। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding। चलिए तो आज भोली की शादी है। बिसम्बर हम लोग देखें कि एक वेल टू डू फैमिली से है, काफी बहुत ही पॉम्प के साथ, स्प्लेंडर, बहुत ही आडंबर के साथ वो अपने बारात को लेकर आ रहा है। उसके सारे दोस्त हैं, सारे रिश्तेदार हैं और वो शादी के लिए आ रहा है। ए ब्रास बैंड प्लेइंग, ब्रास बैंड कहते हैं जहां पर बैंड पार्टी में वो मेटल वाला, ब्रास के मेटल का इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता हो, उसे ब्रास मेटल कहते हैं। तो बैंड पार्टी भी बज रहे हैं साथ में। एंड ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशंस। और इस प्रोसेशंस को आगे कर रहा है। यहां पर हम देख रहे हैं कि बैंड पार्टी से एक पॉपुलर इंडियन फिल्म की जो गाने हैं शादी का, वो बजाया जा रहा है।
with the bridegrooms riding a decorated horse, और जो दूल्हा बिसंबर है वो एक डेकोरेटेड घोड़ा, सजा हुआ घोड़ा है जिस पे वो दूल्हा आ रहा है. रामलाल was overjoyed to see such a pomp and splendor. रामलाल बहुत ज्यादा आज खुश है. इतने बड़ा पॉम्प और स्प्लेंडर रामलाल कभी ने नहीं देखा. रामलाल की बेटियां की अभी हमने देखा, उसकी बड़ी बेटी की शादी हुआ, मंगला की शादी सेटल्ड है, बट इतना ज्यादा आडंबर हुआ नहीं. इन चीजों को देखकर बिसंबर को काफी खुशी हो रहा है. He had never dreamed that the fourth daughter would have such a grand wedding. कभी सोचा नहीं कि इतनी बुद्धू, मूर्ख, दिखने में भी बेकार इस लड़की की शादी इतना धूमधाम से होगा. ऐसा कभी सपने में भी रामलाल ने नहीं सोचा था. इस चीज को देखकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. Bholi's elder sisters who had come for the occasions were envious of her luck. देखिए, अब दूसरे के अच्छे भाग्य को देखकर थोड़ा सा तो envious फीलिंग आ ही जाता है. भोली की बड़ी बहन सब आई है इस शादी में, और भोली के लक को देखकर वो सब भी जल रही है कि देखो हम लोग का भाग्य कैसा था. और भोली हर एक चीज में जो बेकार थी आज कितना बढ़िया से, कितना खर्चा के साथ, कितना आडंबर के साथ, कितना स्प्लेंडर लग्जरी के साथ इसकी शादी होने जा रहा है. हमारा बैड लक, ऐसा उन्होंने सोचा. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." अब वो शादी का शुभ क्षण आ गया है. Auspicious means शुभ. ये सैक्रेड मोमेंट, पंडित जी कहते हैं कि दुल्हन को बुलाया जाए. अब दुल्हन को शादी के मंडप में लाया जा रहा है. प्रीस्ट इज रेडी, एवरीथिंग इज सेट, सब कुछ सेट है. भोली क्लैड इन रेड सिल्क इन ब्राइडल ड्रेस was led to the bride's place near the sacred fire. sacred fire का मतलब होता है, sacred means पवित्र. आग को हम लोग पवित्र मानते हैं, और जो भी कोई ऑस्पिशियस मोमेंट हम लोग करते हैं तो वो आग को हम लोग के विटनेस के रूप में रखते हैं, साक्ष्य के प्रमाण के रूप में रखते हैं, और फिर हम लोग ओथ लेते हैं, कसम खाते हैं बहुत सारी चीजों का. भोली आज कैसी दिख रही है? भोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, दुल्हन की ड्रेस में है. रेड सिल्कन क्लैड पहनी हुई है, और फिर उसे मंडप तक लाया जा रहा है, शादी के मंडप तक, उस फायर के पास जहां शादी होना है. गार्लैंड द ब्राइड. वन ऑफ द फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिसंबर नाथ. बिसंबर के एक दोस्त ने कहा, दोस्त बरमाला डालो. द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स. बिसंबर पीले कलर का गेंदा के फूल का माला बना के लाया था. उसने अपने माला को निकाला. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Veil का मतलब होता है, ये घूंघट होता है जो चेहरा को ढकने के लिए व्हील का यूज होता है. इट स्पेशली मीन्ड फॉर द ब्राइड, दुल्हन के लिए मायने रखता है. और जब ये बरमाला होने की जब प्रोसेस है, तभी एक महिला ने उसके घूंघट को पीछे से खिसका दी. कहने का मतलब कि उसका चेहरा अब दिख रहा है. विसंभर took a quick glance. The garland remained poised in his hand. अभी तक विसंभर ने उस लड़की को नहीं देखा था कि हमारी वाइफ कैसी होने वाली है. जैसे ही उसने उसके मुंह से जब घूंघट हटा तो विसंभर हैड ए ग्लांस, उसका एक नजर उसकी तरफ पड़ा, और फिर जैसे ही विसंभर ने देखा उसके हाथ में माला रुक सा गया. पोइज्ड का मतलब होता है स्टिल, रुक गया. द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस. और फिर से उस भील को, उस घूंघट को कवर कर दिया गया. द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस. Have you seen her? said Bisambar to the friends next to him. She was pock marks. She has a pock marks on her face. बिसंबर कहता अपने दोस्त को, अरे देखा तुमने उसका चेहरा देखा क्या?
अरे उसके चेहरे पे तो पूरा दाग है, पूरा चेहरा खराब है उसका। दोस्त ने बहुत सुंदर जवाब दिया, कहता सो व्हाट, क्या हुआ, यू आर नॉट यंग ईदर, कहा कि तुम भी तो जवान नहीं हो, तुम भी तो बुढ़े हो गए हो। मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। एक कंडीशन उसने डाल दिया। कहता है कि एक्सक्यूज मी, कहता है कि बिशंबर नाथ कहता है कि मैं शादी अब करूंगा, लेकिन अब एक कंडीशन है, अब मैं वैसे शादी नहीं करूंगा, अब फिर इस भोली के फादर को मुझे 5,000 रुपए देने होंगे दहेज, तब मैं शादी करूंगा। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बान हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। जैसे ही उन्होंने पैसे की डिमांड किया तो बिशंबर के सामने में रामलाल ने गया, अपना पगड़ी रख दिया, अपनी इज्जत को रख दिया सर से उतार के, और बिशंबर से रामलाल कहते हैं कि डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, टेक 2,000 रुपीज। रामलाल कहता है कि ऐसा अपमान हमारे मत कीजिए, इतना बेइज्जती मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप 2,000 रुपया रख लीजिए, मैं 5,000 नहीं दे सकता। नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। कहा कि नहीं, तब हम जा रहे हैं वापस बारात लेके, आप अपना बेटी रखो, शादी करना है तो 5,000 रुपए मुझे दे दो, गिव मी 5,000 रुपीज, देन ओनली आई एम रेडी, अदरवाइज सॉरी। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज। रामलाल कहता है कि थोड़ा सा कंसिडरेट, थोड़ा सा कोऑपरेटिव बनिए, अब थोड़ी सी स्थिति को समझिए। इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। कहा कि क्या बात कर रहे हैं, अगर आप यहां से वापस चले जाएंगे बारात लेके तो मैं गांव वालों के सामने में मेरा क्या होगा, मैं उन्हें कैसा अपना मुंह दिखाऊंगा, मेरा इज्जत का क्या होगा। देन आउट विथ 5,000। कहा कि तब तो 5,000 लगेंगे। Tears streaming down his face. रो रहा है भोली का फादर रामलाल। वेंट इन, अपने घर गया, ओपन द सेफ, तिजोरी खोला एंड काउंटेड आउट द नोट्स। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट। और किसी और पर्पस के पैसे रखे हुए थे, उसने सारे पैसे निकाल लिए, 5,000 एक एक करके गिना और उन पैसों को ला करके बिशंबर के पैर पे रख दिया, उसके फीट पे रख दिया। और फिर अब शायद इसे लगेगा कि मुझे पैसे मिल गए हैं। अब देखते हैं कि किस तरह का रिएक्शंस बिशंबर नाथ के अंदर है। ओ बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्फेंट स्माइल। एक जीत का जो स्माइल है चेहरे पे बिशंबर को देखा जा रहा है। ये बिशंबर का जो फेस है वो ग्रीडी फेस है। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन। उसने गेम खेला और जीत गया। उसने एक शर्त रखी 5,000 का और उसने उस फादर को मजबूर कर दिया पैसे देने के लिए। इस बात से खुशी है बिशंबर नाथ को। अब बिशंबर नाथ जोश में आ गया, कहते हैं गिव मी द गार्लैंड। ही अनाउंस्ड, लाओ रे लाओ, माला लाओ, अब शादी होगा। Once again the veil was slipped back from the bride's face. एक बार फिर से घूंघट हटता है भोली के चेहरे पर से, but this time her eyes were not downcast. अब जो हम हमेशा भोली को देखते थे या फिर एक जो दुल्हन का जो नजर होता है वो नीचे होता है, जमीन की तरफ होता है, और फिर अभी जब भोली को देखा गया, भोली की नजर नीचे नहीं झुका हुआ है। She is not downcast. She was looking up. ऊपर देख रही है, लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देख रही है। एज है प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने फ्यूचर हस्बैंड को देख रही है। इन हर आईज देयर वॉज नीदर एंगर नोर हेट। आंखों में ना गुस्सा है और ना ही नफरत है, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। कोल्ड कंटेम्प्ट कहते हैं डिसरिस्पेक्ट को। ये इतना नीच इंसान है, इतना घटिया इंसान है कि बेइज्जती के भाव से वो देख रही है, डिसरिस्पेक्ट के भाव से उस
अपने होने वाले पति को देख रही है भोली। बिसंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। बिसंबर ने जैसे ही माला को उठाता है भोली के गले में डालने के लिए, बट बिफोर ही कुड डू सो, इससे पहले कि वो माला डालता, Voli's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. जैसे ही वो माला अब उसके गले में पड़ने वाला था, पटाख से हाथ निकालती है, इतना जोर से बिजली के झटके की तरह झटकती है वो हाथ को कि उसके हाथ का माला टूटकर आग में गिर जाता है, उसी आग में जिस आग के पास ये शादी होनी थी। एंड यू नो, अब हम देखते हैं कि क्या रिमार्क दे रही है भोली। पिताजी, सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, एकदम स्पष्ट आवाज में बोल रही है भोली। सारे लोग शादी में आए हुए हैं, सब के सब खड़े हैं, सब देख रहे हैं। भोली बोल रही है, एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर, रिलेशंस, नेबर्स वेयर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। यहां जैसे कि मैंने कहा कि शादी है, सारे रिश्तेदार, सारे पड़ोसी, जितने भी रिलेशंस हैं, एवरीवन इज प्रेजेंट, और हर एक स्टार्टल्ड है, चकित है ये देखकर, सरप्राइज्ड है कि आज यही भोली है। सी इज द ओनली भोली, द सिंपल्टन भोली, वन हु कुड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड, नाउ सी इज स्पीकिंग अ कंप्लीट सेंटेंस। अमेजिंग। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। बिना स्टैमरिंग करे फटाफट बोल रही है, कहती है, पिताजी टेक योर मनी बैक, इस इंसान से पैसे ले लीजिए, आप अपना 5,000 रुपए ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस इंसान से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। थंडरस्ट्रक मतलब होता है कि रामलाल शॉक्ड हो जाता है, वो जहां खड़ा होता है वो खड़े ही रह जाता है, हिल नहीं पाता है, देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जितने भी शादी के मेहमान हैं सब आपस में एक दूसरे में बात करते हैं धीरे धीरे। सो सेमलेस, कितनी शर्म की बात है, सो अगली एंड सो सेमलेस। कहते कि इतनी कुरूप, देखने में देखो ना कैसी दिखती है, कितनी अगली है, कितनी बेशरम है। ये कमेंट भोली को दिया जा रहा है जो लोग उस शादी में आए हैं। भोली वॉज वेरी, भोली आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल। एक फादर अपनी बेटी को कहते हैं कि भोली पागल हो गई हो तुम, यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार को अपमानित करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, अरे थोड़ा सा मेरे इज्जत का भी तो सम्मान करो। इज्जत क्या होता है? इट इज ए सोशल रिस्पेक्ट। समाज के लोग जो आपका सम्मान करते हैं वही हमारी इज्जत है। रामलाल कहते हैं कि थोड़ी सी हमारी इज्जत का भी ख्याल करो, रिगार्ड करो। अब हमने जो भोली के मुंह से सुना बहुत ही इंप्रेसिव। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम एंड ओल्ड मैन। कहा कि पिताजी, ये आप ही की इज्जत के कारण मैं इस बूढ़ा और लंगड़े इंसान से मैं शादी करने के लिए तैयार हो गई। आई डिडंट कॉन्ट्राडिक्ट, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत। ये आपकी इज्जत के लिए हुआ, बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी and contemptible coward as my husband. लेकिन पिताजी, मुझे ऐसा इंसान, कैसा इंसान? I will not have such a mean का मतलब घटिया, तुच्छ, जिसकी सोच छोटे हों, greedy जो लालची हो, contemptible coward जो डरपोक हो। कहती है बोली कि मैं ऐसा हस्बैंड नहीं चाहती, मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी। I want, और वो इस बात को 3 बार रिपीट करती है कि मैं इस इंसान से शादी नहीं कर सकती। She will not marry this man anymore. What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. अब लोग उसमें से एक बोलती है, हे कितनी बेशरम लड़की है। अरे हमने सोचा कि ये लड़की हार्मलेस है, किसी को कुछ हार्म नहीं करेगी, किसी को कभी कुछ गलत नहीं कहेगी। हमने तो सोचा कि ये डम्ब काऊ है, एक गूंगी गाय है। वोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड विमेन। उस भीड़ से जिस महिला ने ये कमेंट की,
भोली उसकी तरफ मुड़ती है और उस महिला से भोली कहती है, यस आंटी, हाँ हाँ आंटी, सही कहती हो, यू आर राइट, हाँ तुम सही कहती हो, यू ऑल थॉट दैट आई वॉज ए डम ड्राइविंग काउ। अरे यही ना आपने सोचा सब कि मैं एक गूंगी गाय हूं, और दैट्स व्हाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर। कहा कि अच्छा मैं डम काउ थी, इसीलिए मुझे इस तरह के हार्टलेस क्रीचर कहते हैं निर्दयी इंसान को। निर्दयी कौन होता है? जिसके अंदर काइंडनेस ना हो, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी ना हो, जो इंसान को ह्यूमिलिएट करता हो। और ये सारे गुण हमने दिसंबर में देखा। तो वो कहती है कि वो कहना चाहती है दैट कि यही कारण था कि मुझे इस हार्टलेस क्रिएचर को सौंप दिया गया था। और फिर वो कहती है, बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। कहा कि ए चाची सुनो, कहती है कि यू नो द डम काउ द स्टैमरिंग फूल, कहती है जिसे आप डम काउ कहती हैं, जो मूर्ख स्टैमरिंग करती है, वो आज बोल रही है, इज स्पीकिंग। डू यू वांट टू हियर मोर? और कुछ सुनना चाहते हैं आप लोग तो कहिए, मैं बोलती हूं। और कुछ सुनेंगे? बिसंबरनाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। अब बिसंबरनाथ को समझ में आ गया कि मेरी शादी नहीं होने वाला है। वो अपने बारात को कहता है चलो पीछे चलो। नाउ ही इज टर्निंग बैक, एवरीवन इज गोइंग बैक। यह एक कंफ्यूजन हो जाता है। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। अब बैंड्स बाजों वालों को लगा कि शादी शायद खत्म हो गया, अब जाने का समय हो गया, और वो विदाई का धुन लगा दिए। और जबकि हमने देखा कि लड़के की शादी नहीं हुआ, लड़का वापस जा रहा है बारात के साथ। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, एकदम पेड़ की जड़ की तरह जमीन में गर सा गया। हिल नहीं रहा है रामलाल, समझ भी नहीं रहा रामलाल। सारे लोग यहां पर अभी उसने देखा कि प्रेजेंट थे और उसकी कितनी बड़ी बेइज्जती हुआ। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड बाउड लो विद द वेट ऑफ द ग्रीफ एंड सेम। आज हमने देखा कि रामलाल का सर बाउड नीचे झुक गया है, वेट ऑफ ग्रीफ, दुख से सर नीचे झुक गया, और शर्म से जिस तरह की बेइज्जती आज पूरे समाज में यहां हुआ, इसको देखकर रामलाल एकदम बहुत ज्यादा ग्रीव्ड है। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। ये जो पवित्र आग जो जल रहा था शादी के लिए, वो भी अब धीरे धीरे बुझने लगा। एवरीवन वाज गॉन, शादी में आए सारे लोग एक एक कर जाने लगे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल अपने बेटी की तरफ मुड़ते हैं और सबके जाने के बाद कहते हैं, हे व्हाट अबाउट यू, हे नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। कहा कि भोली व्हाट अबाउट यू, तेरा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, देखना अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा भोली, तुमने जो आज जो हरकत की। व्हाट शैल वी डू विथ यू भोली? एक फादर कहता है कि भोली अब हम तुम्हारा लेकर क्या करेंगे, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस, बड़ा अजीब लगा कि इतना देर से हम लोग भोली 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 बात कर रहे थे और लास्ट में ये नाम देखने को मिला सुलेखा। ये इसीलिए क्योंकि अभी जिस तरह से भोली ने रिएक्ट करी, ये किसी सिंपल लड़की का आवाज नहीं हो सकता। एंड देयरफॉर एक भोली लड़की को टर्न कर दिया गया है, एक इंटेलिजिबल माइंड, एक सेंसिबल लड़की की तरफ। और फिर अब वो भोली नहीं रही, अब वो सुलेखा हो गई है, जैसा कि उसका नाम था सुलेखा। चूंकि वो बहुत ज्यादा सिंपल थी, जिसके कारण उसे हमेशा भोली, बुद्धू या फिर मूर्ख कहा जाता था। अब सुलेखा कह रही है, एंड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, स्थिर आवाज है, बहुत काम है। डोंट यू वरी पिताजी, कहते पिताजी आप चिंता मत कीजिए। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। देखिए, हमने एक बात शुरू में कहा था कि इस चैप्टर में हम लोग गर्ल्स एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज देख रही किस तरह से वो कमिट कर रही है। कहती है पिताजी आप चिंता मत करो, जब आप और माँ जब बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपकी सेवा करूंगा, आप लोगों की।
और साथ साथ जहां तक मेरी जिंदगी का सवाल है, तो मैं उसी स्कूल में काम करूंगी जहां पर मैंने पढ़ना सीखा, जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया, जहां पर मैंने पढ़ी, मैं वहां काम भी करेगी। और फिर कहती है कि Isn't that right, मैम? और ये शादी में आई हुई उसकी मैम, वो रोल मॉडल, वो महान टीचर जो बगल से सारा ड्रामा देख रही है। द टीचर हैड ऑल along stood in a corner watching the drama. इस ड्रामा को टीचर देख रही है। यस भोली, ऑफ कोर्स। टीचर सपोर्ट करती है भोली को। भोली को कहती है कि हाँ भोली, तुम सही कह रही हो, तुम काम कर सकती हो, तुम इन लोगों की मदद कर सकती हो। और फिर देखिए टीचर का किस तरह का रिएक्शन। शी रिप्लाइड एंड इन हर स्माइलिंग आईज was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completions of her masterpieces. आज ये टीचर के चेहरे पे वही स्माइल, इस स्माइल को बहुत सुंदर कंपेयर किया कि जब एक कलाकार, जब एक पेंटर अपने पेंटिंग को, अपने उस कंप्लीट पेंटिंग को, उस मास्टरपीस को जब देखता है और देखने के बाद जब उसकी रियलाइजेशन, जिस तरह की खुशी होता है, आज वही स्माइल आज हम इस टीचर को देख रहे हैं कि टीचर के अंदर एक डीप सेटिस्फैक्शन है। टीचर को आज एहसास हो रहा है कि मैंने एक डरी हुई लड़की को आज इतना कॉन्फिडेंट बना दिया। जिस लड़की को बोलना नहीं आता था उसे मैंने बोलना सिखा दिया। जिस लड़की के पास सेंस नहीं था, आज वो लड़की इतना काबिल हो गई है कि अपनी जिंदगी की फैसले वो खुद ले रही है। इस बात से टीचर को बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है। शी इज टू मच कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड as to see the proper effect of her hard labor and sincerity which she had put for the Holi. And इस दृश्य को देखकर जैसे कि टीचर की खुशी हुआ, स्वाभाविक है कि टीचर ने उसको बहुत ज़्यादा मेहनत की। हमने देखा कि ये बिकॉज ऑफ हर टीचर ओनली शी कुड डू सो। आज अगर भोली इस लायक हुई है तो इसमें टीचर का रोल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सो वेल दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने लाइन बाय लाइन समझने का कोशिश किया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शंस, जो हम इसके थीम हैं, जो मैसेज हैं, उस पर हम जरूर नजर डालते हैं। हमने शुरू से ही फोकस करता रहा। हम सबसे इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि गर्ल एजुकेशन। हमारे समाज में जो ये भेदभाव है कि लड़के ही सिर्फ बाहर जाएंगे, लड़के ही पढ़ाई करेंगे, लड़कों ही को ही पढ़ाया जाए, तो इस तरह की भेदभाव नहीं होना चाहिए। Girls and boys, there should not be any sort of discrimination and they should be given equal right. दूसरा चीज, इस भोली के केस में हमने देखा कि किस तरह से एक जो फैमिली का इंपैक्ट है वो बच्चे के ऊपर में पड़ता है। आज अगर भोली के अंदर में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो इट इज बिकॉज ऑफ द रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट्स टुवर्ड्स भोली। अगर उसके पेरेंट्स ने एक एक चीजों को अगर समझा होता, देखा होता, तो भोली इस तरह से नहीं सोचती, उसके अंदर इस तरह का नेगेटिविटी नहीं हुआ होता। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज हम देखते हैं कि पेरेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चों को अपब्रिंगिंग को लेकर और उसके चाइल्ड को डेवलपमेंट को लेकर। उसके अंदर की सारी नेगेटिविटी को, उसके फियर को हटाना होता है और एक उसके इमोशनल सिक्योरिटी जो होता है वो पेरेंट्स को देना होता है। दैट इज वेरी एसेंशियल। तभी हम वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग बेटर फ्रॉम दैट चाइल्ड। तो हमने कुछ बातें देखा कि गर्ल एजुकेशन को फोकस किया गया कि लड़कियों को भी प्रॉपर शिक्षा मिलना चाहिए। फिर हमने देखा कि एक राइट टू एजुकेशन जो होता है, हमने क्या देखा कि रामलाल ने अपने बेटों को बाहर पढ़ने भेज दिया और बेटियों को पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि उनके अनुसार जो गर्ल एजुकेशन है दैट वाज नो मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। तो उस ट्रेंड को, ये जो परंपरा था, उसको होली ने बदला और वो एजुकेशन के महत्व को समझ पाया। और फिर लड़कियों को एजुकेशन देना बिल्कुल जरूरी होता है, क्योंकि वो दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड नेशंस। तो अगर उस पार्ट को हम अगर अधूरा छोड़ देते हैं तो वो हमेशा बुरा होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने होली के केस में देखा, या फिर हम और भी ये रिलेट कर पाते हैं इस आइडिया को, कि जब कोई अपाहिज होता है, वो चाहे जिस किसी भी चीज से हो, दिमाग से हो या हाथ पैर से हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, इन व्हाटसोएवर वे, इफ समबडी इज डिसेबल, तो अपाहिज के साथ भी हम बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करते हैं, भेदभाव करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम उनके साथ करते हैं वो उसे निगलेक्ट करते हैं।
तो किसी भी तरह से अपाहिज को निगलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। उसके भी फ्यूचर होते हैं, उसके भी ड्रीम्स होते हैं, और फिर एक हमारा कर्तव्य होता है कि हम उसे कुछ ना कुछ हेल्प प्रोवाइड करें, सो दैट इवन दे कैन फील द पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड कैन लीड देयर बेटर लाइफ। तो इन 4 जो 4 मेजर पॉइंट्स है, गर्ल एजुकेशन, पेरेंटल फैमिली का जो वो प्रॉपर केयर होता है बच्चों के लिए, वो प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट करना, फिर हम डिजेबल के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, वो चीज़ भी हमें देखना होता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर में जो आया निकल के, वो है कि एक टीचर का क्या रोल होता है, किस तरह से वो एक बच्चे को नरिश करता है और किस तरह से उसे वो गाइड करते हुए बहुत क्लोजली उसको आगे ले जाता है, और जो भी इम्पॉसिबल चीज होता है वो संभव पॉसिबल करके दिखाता है। तो ये जो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर का, वो टीचर्स को समझना होगा। तो दिस चैप्टर हैज ऑसम मैसेजेस फॉर एवरी पर्सन्स इन यू कैन से इन आवर लाइफ। वो फैमिली के लिए हो, वो टीचर के लिए हो, वो समाज के लिए हो। सो देयर इज अ मैसेज फॉर एवरीवन। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। Thank you for patient watching. I hope that you must have enjoyed this video because I have explained each and everything from the chapter. You might have even the ideas of the different kind of questions. हमने बीच बीच में उन चीज़ों को बोल रहा था। बस आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आई होप कि अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप शेयर करते हैं तो अदर स्टूडेंट्स आल्सो गेट द बेनिफिट। अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप लाइक और कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी तो यू कैन सेंड मी इन योर कमेंट। हैव अ नाइस टाइम, बाय।